समझ नहीं आता क्या? हाँ, तुझे समझ नहीं आता? अब तो उनके पिताजी को भी यकीन हो गया था कि सच में हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्म राक्षस के बारे में। जिन लोगों को ब्रह्म राक्षस के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, ब्रह्म राक्षस एक बहुत पावरफुल एंटिटी है। जिस तरह से इस्लाम में जिन होते हैं ना, उसी तरह से हमारे यहाँ ब्रह्म राक्षस होते हैं। ब्रह्म राक्षस इतने पावरफुल होते हैं ना, वो चाहें तो किसी को भी राजा बना सकते हैं और चाहे तो किसी को भी रंक। ब्रह्म राक्षस के बारे में हमारे पुराणों में भी लिखा गया है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जो ब्राह्मण अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करता है, जो लोगों को ठगता है, लोगों के साथ गलत करता है, वो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस की योनि में भटकता रहता है और वो बहुत लंबे समय तक तड़पता है उस योनि में आकर। ब्रह्म राक्षस ऐसे तो बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ ब्रह्म राक्षस अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। उनकी भी कैटेगरी है। हमारे पुराणों में भी वर्णन किया गया है उनके रूप, उनके रंग के बारे में। कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस लाल रंग के होते हैं, उनकी पूँछ होती है, उनके सिर पे सींग होते हैं और उनकी बॉडी पे ना एक जनेऊ भी लगी रहती है, जो दर्शाती है कि वो एक ब्राह्मण की आत्मा है। और वो ऐसी जगहों में रहते हैं ना जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, मतलब खंडर जैसी जगहों में ब्रह्म राक्षस का निवास होता है। या तो पेड़ों में होता है, और वो भी दो प्रकार के पेड़ों में, एक तो पीपल के पेड़ में और एक बरगद के पेड़ में। इनका एक साफ तरीका है, अगर आपको पता करना है ना इस पेड़ में ब्रह्म राक्षस का निवास है कि नहीं। सिंपल सा देखना, जिस पेड़ में ब्रह्म राक्षस का निवास होगा ना, वो पेड़ एकदम सूखा होगा, एकदम सूखा। जो भी पेड़ आपके आसपास सूखा है ना, समझ जाइए उसमें ब्रह्म राक्षस का निवास है। बाकी जो एंटिटी होती है ना, वो आपको तंग करती है, लेकिन ब्रह्म राक्षस आपको बिल्कुल तंग नहीं करता। लेकिन अगर आप उसकी जगह पे जाओगे, आप उसे छेड़ोगे, तो फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं। उसे कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। और ब्रह्म राक्षस मंदिरों में भी प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्म राक्षस मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं। समझ सकते हैं आप ये कितनी खतरनाक एंटिटी है दोस्तों। तो आज मैं वही एक कहानी आपके बीच लेके आया हूँ। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते हैं कहानी पर। बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी हमें विकास जी ने भेजी है। विकास जी जो अभी फ़िलहाल तो उत्तराखंड में रहते हैं। वो बताते हैं कि ये बात तब की है जब उनके पिताजी रिटायर हुए थे और उनके पापा ने डिसाइड किया था कि वो गांव में जाके रहेंगे। गांव में उनका जो घर था वो ज़्यादा बड़ा तो था नहीं, तो उनके पापा ने डिसाइड किया था कि गांव में जाके उस घर को अच्छे से बनाया जाए और वहाँ पे पूरी फैमिली को रखा जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से उन्हें गाँव में रहने का इच्छा थी। तब जो विकास जी हैं वो भी 11 में थे और पास के गांव के किसी कॉलेज में उनका एडमिशन करने का सोचा गया था। ये लोग गांव जाते हैं, गांव में देखते हैं जो घर की कंडीशन है ना, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। 3-4 रूम थे, जिसमें से 2-3 रूम तो टूट चुके हैं, 2 ही रूम हैं जो अभी ठीक ठाक हैं। तो उनके पापा ने पास के एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और उनसे एक मैप तैयार किया। मैप में ना सब कुछ तो ठीक था, लेकिन इनके जो गार्डन में एक पीपल का पेड़ था जो बहुत ही पुराना था ना, उसे काटने का कहा गया। कहा कि इसको काट दीजिए, काटने के बाद आपके पास जगह हो जाएगी और वहाँ पे आप आराम से एक गैरेज बना सकते हैं जहाँ पे आप गाड़ी वाड़ी रख सकते हैं। पहले तो विकास जी के पिताजी ने मना किया कि हम पेड़ को नहीं काटेंगे, क्योंकि ये पीपल का पेड़ है और हमारे यहाँ पीपल के पेड़ को नहीं काटा जाता। लेकिन बहुत घर वालों के समझाने के बाद इनके पिताजी रेडी हुए। लेकिन जब ये बात गांव के लोगों को पता चली ना, तो वो लोग उठ के आ गए और कहा कि मास्टर जी, इस पेड़ को मत काटिए, ये पेड़ बहुत पुराना है और गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि इस पेड़ में ब्रह्म राक्षस का निवास है। और जिस पेड़ में ब्रह्म राक्षस का निवास होता है
उसे काटा नहीं जाता। अगर आप इस पेड़ को काटने की कोशिश करोगे तो आपके घर के ऊपर मुसीबत आ सकती है और साथ साथ हमारे गांव के ऊपर भी। लेकिन मास्टर जी ने गांव के लोगों की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि देखो, मुझे जगह की कमी पड़ रही है, वरना मैं भी पेड़ को नहीं काटता, लेकिन मजबूरन मुझे पेड़ को काटना पड़ेगा। गांव के लोगों के बहुत समझाने के बाद भी जब मास्टर जी नहीं माने तो गांव के लोग निराश होकर वापस चले गए। गांव का कोई भी आदमी ना इस पेड़ को काटने के लिए तैयार नहीं था। मास्टर जी ने बहुत खोजा, लेकिन इनको कोई भी आदमी नहीं मिला जो इस पेड़ को काटे। बहुत मुश्किल के बाद आसपास के गांव से कुछ लोग जुगाड़ हुए, जो सिर्फ 2 थे, जो इस पेड़ को काटने के लिए तैयार थे। पेड़ ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था और बहुत पुराना भी हो चुका था। 1-2 दिन के अंदर वो पेड़ कट जाता। तो ये दोनों आ गए और सुबह काटना शुरू किया। मास्टर जी ने अपने छोटे लड़के मतलब विकास को कहा कि बेटा, तुम भी इनके साथ लग जाओ। तुम अगर लग जाओगे तो जल्दी पेड़ कट जाएगा और फिर घर का काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो विकास जी है ना, वो अपने पिताजी की बात मानते हैं और वो भी चले जाते हैं काटने के लिए। विकास जी ऊपर चढ़ जाते हैं और वो काटने लग जाते हैं। वो काटने लगते ही हैं कि वो उनका पैर फिसलता है और वो पेड़ से गिर जाते हैं। और वो गिरने के बाद उनको इतनी गंदी चोट लगती है ना कि उनका जो राइट पैर है वो फ्रैक्चर हो जाता है। उनको डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। डॉक्टर उन्हें 2 मंथ की बेड रेस्ट कहते हैं। अब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के लोग कहते हैं कि हमने तो मास्टर को कहा था कि पेड़ को मत काटो, लेकिन मास्टर ने हमारी बात नहीं मानी। अब भुगत तो अब उनके बेटे के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, अब उनको समझ आएगा। मास्टर जी ने कहा कि अरे, हमारे बेटे की गलती थी, पैर फिसल गया, अब गिर गया, अब बाकी इन सब चीज़ों पे क्या यकीन करना, ये लोग तो कुछ भी कहेंगे, ये तो हर चीज़ों को भूत प्रेत से जोड़ देते हैं। ऐसा कह के उन्होंने बात को दबा दी। अब जो लेबर जो काम करने के आए थे ना, उनको भी घर भेज दिया कि तुम लोग कल आना, क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब है, चोट वोट लग गई। उन्होंने कहा कि तुम कल सुबह आ जाना, कल से काम शुरू कर देना। ये लोग गए। अगली सुबह ना 10 से 11 बज गए, लेकिन वो जो 2 लड़के थे वो अभी तक नहीं आए। मास्टर जी ने अपने बड़े लड़के को कहा कि बेटा, तुम जाके देखना वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं बाइक से जाता हूँ और दोनों को बैठा के ले आता हूँ। जब मास्टर जी का बड़ा लड़का ना उनके गांव जाता है और उनके घर जाके देखता है ना, तो उसको समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनके साथ जो 2 लड़के उनके घर आए थे, उनमें से एक की डेथ हो चुकी है, और वो भी बहुत अजीब तरह से, असाधारण मृत्यु कह सकते हैं इसे। समझ ही नहीं आ रहा, उनके परिवार वालों को भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे लड़की की मौत हुई तो कैसे, क्योंकि वो एकदम सही था। वो घर आया, उसने खाना वाना खाया और वो बाहर सोने लग गया। जब सुबह आके घर वालों ने देखा तो उसकी आँख ही नहीं खुल रही थी और उसकी डेथ हो चुकी थी। बहुत ही रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हुई थी। दूसरा जो लड़का था ना, उसने कहा कि भैया ये सब ब्रह्म राक्षस के चलते हो रहा है, मेरे दोस्त को ब्रह्म राक्षस ने मार दिया और अगली बारी लगता है मेरी है। मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं वहाँ गया और उस पेड़ को काटने के लिए मैं तैयार हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उधर अब भूल के भी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कह के ना वो गिड़गिड़ाने लग गया। मास्टर जी के जो बड़े लड़के हैं वो उन्हें कहते कि छोड़ो, तुम लोग मत आओ, और कुछ पैसे दे के ना वो वापस आ गए। वापस आने के बाद सारी बातें अपने पिताजी को बताई। उनके पिताजी ने हंस के कहा कि अरे तुम भी बुड़बक हो, तुम भी गांव के लोगों के जैसी बातें कर रहे हो। अरे लेबर आदमी है, दारू उरू पीता होगा दिन भर, लीवर ख़राब हो गया, उसी के चक्कर में मौत हो गई होगी। और ये लोग कहाँ डॉक्टरों को दिखाते हैं, डॉक्टरों को दिखाओ तो अभी पता चल जाए कि मृत्यु किस लिए हुई है, भूत ने मारा है कि दारू ने। ऐसा कह के वो हंसने लगे और कहा कि छोड़ो, कल हम फिर से आसपास के गांव में देखते हैं, कोई मिल जाए तो इलाज करते हैं। ऐसा कह के वो अंदर चले गए। दोपहर के 12 बज रहे थे। अचानक से ना जो इनके पिताजी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। इनको पास के हॉस्पिटल में लेके जाया गया। वहाँ पर गया तो पता चला कि इनकी बीपी हाई हो गई है भाई, मतलब इनको ब्लड प्रेशर हाई है।
डॉक्टर ने कहा कि आप ख्याल नहीं रखते कि अपने पिताजी का इतना हाई प्रेशर है और ये टहल रहे थे, ये काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे पहले तो कभी इनको प्रेशर था ही नहीं, ना इनको शुगर था ना प्रेशर था, अचानक कैसे हो सकता है। बुरा लगता है आपके पिताजी ने किसी बात की चिंता ले ली है जिसके चलते आपके पापा की ब्लड प्रेशर इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है। उन्हें घर लेके आया गया, दवाई ववाई हुई। उनकी माँ आती है और कहती है कि बेटा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, जब से हम यहाँ आए हैं ना अपशगुन पे अपशगुन हो रहा है। कभी तेरा छोटा भाई की अभी तेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जो लेबर हमारे यहाँ काम करने आई थी उसमें से एक की डेथ हो गई, और अब तेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो चुकी है। मुझे लगता है जो गांव के लोग कहते हैं ना वो सही कहते हैं, उस पेड़ में सच में कुछ है और हमें इस पेड़ को नहीं काटना चाहिए। अब ये बात ना उसके बेटे को ईगो पे लग गई। उसने कहा कि अब तो इस पेड़ को मैं काट के रहूँगा, अगर इस पेड़ के चलते मेरे परिवार वालों के साथ ये सब हो रहा है तो अब ये पेड़ यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगा। और वो उसी टाइम ना उनके जो बड़े लड़के हैं उसने हाथ में कुल्हाड़ी ली और वह दौड़ के चला गया और काटने लगा। उसने जैसे पहली कुल्हाड़ी मारी ना, अचानक से पेड़ से एक आवाज आई, तुझे समझ नहीं आता क्या? हाँ, तुझे समझ नहीं आता? इस पेड़ से दूर हट जा वरना पूरे परिवार को मार दूंगा। समझ नहीं आता? और अचानक से वो जो उनका लड़का था ना वो दूर जाके फेंका गया। और ये आवाज़ ना घर के एक एक सदस्य ने अच्छे से सुनी थी। ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, बहुत ज़्यादा डरावनी। और उनका लड़का जो फेंकाया था ना उसको बहुत गंदी चोट लगी थी। अब तो उनके पिताजी को भी यकीन हो गया था कि सच में इस पेड़ में कुछ न कुछ तो है। इसके बाद कुछ पुजारियों को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम एक हवन करेंगे, उसके बाद जो ये एंटिटी है ये इस पेड़ को छोड़ के चली जाएगी। उसके बाद आप आराम से इस पेड़ को काट सकते हैं और आपको यहाँ जो भी करना है वो कर सकते हैं। मास्टर जी ने कहा कि आपको जो करना है जल्दी करिए, क्योंकि हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। धीरे धीरे सबकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अब तो मेरे बड़े लड़के को भी बहुत गंदी चोट लग गई है जिसके चलते वो भी अब बेड से उठ नहीं पा रहा। मेरे दोनों लड़के अपाहिज जैसे हो चुके हैं, अब मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। वो कहते हैं आप चिंता मत करिए, हम अभी हवन तैयार करते हैं। उन्होंने हवन कुंड बनाया और हवन स्टार्ट कर दिया। वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। इधर ये मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, उधर उस पेड़ से ना अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही है, मानो जैसे इस हवन का और इस मंत्रों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा हो ब्रह्म राक्षस के ऊपर। वो डर ही नहीं रहा है। और अचानक से ये जितने लोग थे ना वहाँ पे, उन सब ने ये चीज़ देखी है। अचानक से मानो कहाँ से एक तूफान आ गया और जितनी हवन की सामग्री थी ना सारी बिखर गई और हवन कुंड में जो आग जल रही थी वो भी बुझ गई। हवन कुंड की आग बुझना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, बहुत बड़ा अपशगुन। अचानक से जितने भी लोग थे ना, जितने पुजारी थे, सबके घर से कॉल्स आने लग गई। किसी का बेटा बीमार हो गया, किसी की माँ की तबीयत खराब हो गई, मतलब सबके घर में कुछ ना कुछ होने लग गया। सारे लोग समझ गए कि ये जो पावर है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इनके पास इतनी साधना नहीं है, इनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो इस पावर को कंट्रोल कर सके। तो एक पंडित जी ने उन्होंने कहा मास्टर जी हमसे ये चीज़ कंट्रोल नहीं होगी, आप बस मुझे 6 दिन का वक्त दीजिए, मैं 6 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा जिससे ये जो ताकत है ना वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन अगर अभी हम यहाँ पे कुछ भी और करते हैं ना तो ये चीज़ हम सब पे हावी हो सकती है और हमें गलत नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि इसकी जो ताकत है उसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कह के जो पंडित जी थे वो वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें इनकी पूरी फैमिली देख रही थी, इनको समझ नहीं आ रहा था अब करे तो करे क्या।
कैसे इन चीज़ों को हैंडल करें। इनको डर लग रहा है। इनके पिताजी ने कहा कि हम 1 सेकंड भी इस घर में नहीं रहेंगे, जब तक पंडित जी नहीं आते हैं ना, हम पास के अपने दोस्त के घर में रहेंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे डर लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि अब मेरी फैमिली के साथ कुछ भी गलत हो। उसी समय उनकी फैमिली इस घर को छोड़ के चली गई। घर को छोड़ के पास में उनके दोस्त थे, उनके घर में चली गई। घर को छोड़ के पास के दोस्त के घर में चले गए। कुछ दिन बाद पंडित जी ना उन्होंने कॉल किया। उन्होंने बोला कि मुझे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल चुका है और बनारस के एक बहुत बड़े पंडित जी हैं, वो आएंगे और उन्होंने दावा किया है कि वो इस बला से आपको छुटकारा ज़रूर दिलाएंगे। फिर उन्हें बुलाया गया और फिर से वही सब चीज़ें जो चीज़ें होती है वो स्टार्ट की गई। हवन कुंड बैठाया गया, पूजा स्टार्ट की गई। 5 से 6 घंटे तक मंत्रों का उच्चारण किया गया। पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध किया गया, लेकिन फिर भी वो आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ बिल्कुल कम नहीं हो रही थी, वो आवाज़ और तेज़ हो रही थी। आंधियाँ चल रही थी, बारिश हो रही थी। मतलब इतना डर का माहौल था ना आसपास, आप सोच भी नहीं सकते। 5 से 6 घंटे की पूजा के बाद जो पंडित जी बनारस से आए थे ना, उन्होंने उस पेड़ के सामने सर झुका लिया और कहा कि हमसे नहीं होगा, ब्राह्मण देवता माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस परिवार को माफ़ कर दीजिए। ये आपके इस निवास को कोई क्षति नहीं पहुँचाएंगे। बस आप भी एक वचन दीजिए कि आप इनकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ये चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। आप ये वचन दीजिए कि आप इनकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अचानक से वहाँ से एक आवाज़ आती है, मैं तो इनको नुकसान पहुंचाना चाहता ही नहीं था। इन्होंने मेरे घर को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए गुस्से में आके मैंने इन्हें नुकसान पहुंचाया। ऐसी आवाज़ पूरे जितने लोग वहाँ थे ना, सब ने सुनी थी। पंडित जी ने बहुत रिक्वेस्ट की। उसके बाद उन्होंने कहा मास्टर जी को कि देखिए आप यहाँ पे रहिए, बस इस पेड़ को मत काटिएगा। अगर आप इस पेड़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे तो आपकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बाकी ये जो एंटिटी है, ये जो चीज़ है, इसे हम लोग यहाँ से दूर नहीं कर सकते। ये बहुत पावरफुल है क्योंकि ये बहुत लंबे समय से यहाँ पे रह रही है। और कोई भी चीज़ जब बहुत लंबे समय से किसी जगह पे अपना निवास बना लेती है ना, तो उसे उस जगह से बाहर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इनके बस की वो बात नहीं थी। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी और जो ब्रह्म राक्षस था ना, उसने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। उसने कहा था कि जब तक वो इसके निवास स्थान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये डील इन दोनों के बीच में हुई थी। लेकिन पंडित जी ने ना उसी समय उस घर को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें ये जगह अब सेफ नहीं लग रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बच्चों की जान प्यारी है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। और वो वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चले गए। दूसरी जगह उन्होंने घर बनाया। और जैसे वो लोग वहाँ से छोड़ के गए ना, उनके परिवार में जितनी भी गलत चीज़ें हो रही थी, अपशगुन चीज़ें हो रही थी, लोग बीमार हो रहे थे, सब कुछ ठीक हो गया था। उनको जो बीमारी हो गई थी, ब्लड प्रेशर है ना, वीकनेस, वो सब दूर हो गया था। वो पहले जैसे नॉर्मल हो गए थे। उनका जो बड़ा बेटा था वो भी अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था। घर में फिर से सब कुछ सही होने लग गया था। मास्टर जी समझ गए थे कि ये जो चीज़ें हो रही थी ना, वो सब ब्रह्म राक्षस के चलते हो रही थी। उसके बाद मुड़ के उनकी फैमिली कभी अपने गांव नहीं गई और उस घर की तरफ तो मुड़ के भी कभी उन्होंने नहीं देखा। आज उन्होंने ये स्टोरी हमें भेजी है और वो कहते हैं कि आज हमें वहाँ से गए 32 साल हो गए, हम में से कोई आज तक वहाँ नहीं गया। दोस्तों समझ सकते हैं ये ब्रह्म राक्षस कितनी पावरफुल हो सकती है। आप समझ सकते हैं ये ब्रह्म राक्षस कितने ताकतवर होते हैं। इन्हें कोई हैंडल नहीं कर सकता। इन्हें हैंडल करने के लिए बहुत पावरफुल आदमी चाहिए, जिनके पास बहुत ताकत हो,
आमतौर पे ये नहीं अटैक करते। अगर इनकी फैमिली उस पेड़ को नहीं काटती ना तो शायद ये इनके ऊपर अटैक करते ही नहीं, इन्हें तंग करते ही नहीं ब्रह्म राक्षस। इन्होंने उल्टा उनके पेड़ को काटने की कोशिश की। अगर आपके घर पे कोई अटैक करेगा तो आप उसे थोड़ी छोड़ोगे ना, यही चीज़ें थी। और अगर आपको कभी भी लगता ना कि आपके आसपास कोई ऐसा जगह है जहाँ ब्रह्म राक्षस का निवास है, तो भूल कर भी कभी मत जाइए, कभी मत जाइए दोस्तों, उन सब चीज़ों से दूर रहिए। और बताएं दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई कहानी के साथ, अभी के लिए बस इतना ही।